प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, उज्जैनी नगरी के महाराज हमेशा अपने पड़ोसी मित्र राज्य के एक बहुत बड़े व्यापारी के वहाँ से पूरे साल का राशन पानी मंगाते थे, क्योंकि इस व्यापारी के यहाँ पर जो भी चीज़ मिलती थी एकदम साफ सुथरी और बढ़िया। तो कई वर्षों से ये सिलसिला ऐसा ही चला आ रहा था। एक दिन राजकुमार से महाराज ने कहा कि धर्मदत्त, जाओ और उस व्यापारी के यहाँ से पूरे वर्ष का राशन पानी लाने का बंदोबस्त करो। धर्मदत्त ने अपने मित्र सुधीर को बुलाया और कहा कि मित्र, तुम जाओ और उस व्यापारी से ये जो कुछ लिखा है पिताश्री ने वो सब लेके आ जाओ। उसने कहा ठीक है। सुधीर अपने मित्र राजकुमार की आज्ञा मानकर पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। मुनीम जी बैठे हुए थे, बही खाते लिख रहे थे, अपनी तंद्रा में थे। सुधीर ने आकर उनको थपथपाया और कहा कि कहाँ खोए हो, आप कौन श्रीमान? उन्होंने कहा कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ और महाराज का ये पत्र लेके आया हूँ, ये राशन हमें चाहिए। ओहो, अच्छा, तो आप राजकुमार धर्मदत्त के वहाँ से आए हो। हमेशा हमारे यहाँ से प्रति वर्ष वे सब कुछ लेकर जाते हैं। संसार में उपयोगी जो भी चीजें हैं, भोजन सामग्री की, ड्राई फ्रूट्स की, सभी हमारे यहाँ से ही लेके जाते हैं। आप सूची मुझे दो, मैं अभी फटाफट तैयारी करवाता हूँ, सारा माल इकट्ठा करता हूँ। आप तनिक रुकिए। और मुनीम जी ये कहकर भीतर वाले रूम में चले गए। सेठ की 3 लड़कियां थी और तीनों लड़कियां विचक्षण बुद्धिमत्ता की धनी। तीनों की 3 दासियां अलग अलग थी उनकी सेवा में, क्योंकि तीनों लड़कियां इतनी कोमल थी कि कोमलता से भी कोमल क्या होगा। अचानक मुनीम जी को आते देख सबसे बड़ी लड़की जो थी इंदुलेखा, उसकी दासी ने कहा कि मुनीम जी आए हैं। पर तू इतने जोर से क्यों बोल रही हो, थोड़ा धीमे बोलो ना। उसकी आवाज भी, जबकि उसने इतने धीरे कहा था, बाहर राजकुमार के उस मित्र ने भी सुना खनकती हुई आवाज इंदुलेखा की कि तुम थोड़ा धीमे तो बोलो, कानों में चुभ रहा है। आह, कितनी मधुर आवाज और कितना कोमल स्वर। मुनीम जी, बोलो क्या बात है? मालकिन, सेठ जी तो बाहर गांव गए हुए हैं और राजकुमार के मित्र आए हैं। उन्हें भंडार गृह से सारा सामान लाद कर देना है, जो जो उन्होंने मंगवाया है। तो मैं चाबियां लेने को आया हूं। दासी से कहा कि जाओ इन्हें चाबियां दे दो। इतनी तो बात है। पर मालकिन, भंडार गृह की चाबियां कहाँ हैं हमें पता नहीं है। इंदुलेखा ने तारा से कहा कि बहन, जाओ तुम चाबियां लेके आओ और मुनीम को दे दो। तारा ने कहा कि यदि पीतल की या लोहे की चाबी होती तो ये कोई भी दे सकती थी। सोने की चाबी है, फिर भी मुझे उठाने में बहुत तकलीफ है, मैं नहीं उठा सकती क्योंकि वे बहुत भारी है। मुनीम ने कहा रहने दो, मैं स्वयं ले लेता हूँ, मुझे पता है कहाँ है।
और मुनीम जी ने भंडार गृह की चाबियां ली और बाहर आए। ये सब कुछ राजकुमार का मित्र सुधीर सुन रहा था। उसका तो मन ही नहीं लग रहा था किसी काम के अंदर। जो जो लिस्ट बनाई थी उसके अनुसार सामान लेना है, क्या नहीं लेना है, कितना लेना है, बस वो तो एक टक उनकी आवाज सुनने में लगा रहा। आपस में वे क्या बातें कर रहे हैं, उसका पूरा चित्त उस तरफ था। तीनों सहेलियों की भाषा, बोलचाल और उनका वार्तालाप, क्योंकि इन तीनों कन्याओं को अर्थात सेठ की लड़कियों को सार संभार करने वाली जो नौकरानियां थी वे तीनों सहेलियां ही थी। और तीनों सहेलियां आपस में वार्तालाप कर रही थी कि सबसे कोमल यदि है तो मेरी राज दुलारी है, अर्थात इंदुलेखा है। क्योंकि एक बार जब उसने पान खाया तो पान गले में पूरा लाल 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 नजर आने लग गया दूर से ही, इतनी कोमल है। दूसरी ने कहा कि नहीं, तारावती की जो सहेली थी उसने कहा तू क्या बात करती है, अरे मेरी तो इससे भी ज्यादा कोमल है। क्योंकि एक बार सपने के अंदर किसी ने इसके गाल के ऊपर चपत मारी तो इसके गाल के ऊपर निशान पड़ गया। इससे कोमल और क्या होगी। तीसरी जो थी मृगांकवती, जो कि सेठ की कन्या, उसने कहा एक बार थोड़ी सी हवा क्या आई, मेरी राज दुलारी इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि वो तो हवा में उड़ने लगी रुई की तरह। ये सब कुछ सुन रहा था, क्या इतनी भी कोमलता होती है। और इसी उहापोह के अंदर क्या क्या सामग्री उसने कही और क्या क्या ली, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बस वो बोलता गया, हाँ गहूं जो कि 1 टन था तो उसने शक्कर 1 टन लिखवा दी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो गया। खैर जब सारी सामग्री उज्जैनी नगरी में पहुंच गई तो भंडार गृह की रखवाली करने वाले ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सामग्री तो आई पर जितना गेहूं चाहिए था उतनी शक्कर आ गई, जितनी शक्कर चाहिए थी उतनी मूंग दाल आ गई, और तुअर दाल के तो ढेर लग गए। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। महाराज की भ्रुकुटियां तन गई। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम्हारा मित्र क्या करके आया है, अब तुम स्वयं जाओ इसके साथ और सब कुछ व्यवस्थित करके आओ। राजकुमार अपने मित्र को एक तरफ लेके गए और कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत होनहार और होशियार समझता था, तुमने सब क्या किया। उसने कहा धर्मदत्त, राजकुमार नहीं बोलता था क्योंकि दोस्त था ना, मैं क्या करूं, मैं 3 दिन से कोमल से भी बढ़कर कोमल क्या है, इसी प्रश्न के जवाब को ढूंढ रहा हूं, मेरा चित्त ही नहीं लग रहा है। पर तुमने कोमल से कोमलता का ये सूत्र कहां से पकड़ लिया, क्या जची है तुम्हें। जब से मैं सेठ जी के यहां पर तुमने मुझे भेजा, वहां पर उनकी 3 लड़कियां हैं। वो तीनों लड़कियां इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती, ये तीनों लड़कियां इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस शब्द भी किसी के मुंह से निकल गया तो उनके कानों को भी चुभता है, इतनी कोमल। सुधीर के मुंह पर हाथ रखते हुए धर्मदत्त ने कहा बस मैं सब समझ गया, मैं उन तीनों को देखना चाहूंगा। पर राजकुमार, उज्जैनी नगरी का राजकुमार दूसरे देश में, वहां पर जाने का लोग क्या सोचेंगे, बहाना क्या। अरे बहाना है ना, आज उन्होंने जो भी हमारे भंडार गृह के लिए माल भेजा है वो हमें पसंद नहीं,
और उन्होंने बराबर नहीं भेजा, इससे बढ़कर और क्या बहाना चाहिए। दोनों तैयार हो गए। दोनों की दोनों वहां पहुंचे तो मुनिम जी इस बार भी सेठ जी नहीं थे। मुनिम जी ने देखा कि राजकुमार स्वयं आए हैं। हाथ जोड़कर कहा कि आप स्वयं यहां पर क्यों कष्ट किया, हमें बता दिया होता, किसी दास को भेज दिया होता, हो सकता है हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो। राजकुमार ने कहा त्रुटि तो हुई है, और जो जो सामग्री तुमको भेजनी चाहिए थी वो तो तुमने भेजी नहीं, उल्टा पुल्टा करके छोड़ दिया, रख दिया। कोई कम भेज दिया, कोई ज्यादा भेज दिया, जो ज्यादा चाहिए था वो कम भेज दिया। ऐसे नहीं होता है। मुनिम जी ने कहा तनिक रुको, मैं अभी आता हूं। और मुनिम जी भागे भागे भीतर के कक्ष में गए, जहां पर तीनों राज दुलारियां अर्थात सेठ की लड़कियां बैठी हुई थीं। उन्होंने कहा मुनिम जी ने कि राजकुमार स्वयं आए हैं, और अभी अभी मैं उनको बाजू के अतिथि गृह में बैठा के आया हूं, पर उनकी सेवा शुश्रूषा करना मेरे अकेले की बात नहीं है, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। वे इतने बड़े राजकुमार, अच्छा राजकुमार आए हैं, जरूर। इंदुलेखा ने कहा कि उनकी सेवा में मैं जाती हूं। तारा, एक तुम काम करो कि तुम रसोई का बंदोबस्त करो, तब तक मैं उनसे वार्तालाप करती हूँ। और इंदुलेखा राजकुमार के पास चली आई। राजकुमार जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, अभी तक तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। क्या है, आज हमारे पिताजी बाहर गए हुए हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अचानक उसने उनकी तरफ देखा तो राजकुमार ने बात बदली। अच्छा हुआ ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर बोर हो रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा कहने का अभिप्राय ये था। इंदुलेखा थोड़ी सी मुस्कुरा दी और कहने लगी, आइए झूले पर बैठिए। राजकुमार और इंदुलेखा दोनों झूले पर बैठ गए। थोड़ी देर में इंदुलेखा ने कहा, मैं सेवक को बुलाऊं ताकि वो हमें झूला झूला सके। उसमें सेवक को बुलाने की क्या जरूरत है, ये लो मैं अभी झूला झूला देता हूं। और पैर से ही उस बंगली को उन्होंने थोड़ा सा टच किया और झूला झूलने लग गए। अरे वाह, तुम तो सारे काम अपने आप करते हो। राजकुमार मुस्कुरा दिए, क्योंकि उसकी कोमलता, उसकी सुकोमलता, उसका चेहरा, उसका देदीप्यमान आनंद देखते ही बन रहा था। और इंदुलेखा मन ही मन स्वप्नलोक के अंदर खो गई। जैसे जैसे वो राजकुमार की आंखों में देख रही थी, राजकुमार की आंखें भी किसी सम्मोहन से कम नहीं थी। सम्मोहनी नजर उसकी इतनी जबरदस्त थी कि निर्निमेष दृष्टि से राजकुमारी देखे जा रही थी। पर कब वो अपने स्वप्नलोक में चली गई उसे भी पता नहीं चला। वो सोचती रह गई। अचानक राजकुमार ने एक गुलाब का फूल लिया और राज दुलारी के गाल के ऊपर टच किया, हल्का सा टच किया। इसकी तंद्रा टूटी और उसने कहा, इतने जोरों से आपने मुझे क्यों मारा? मुझे लगा तुम किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रही हो, तुम्हारी तंद्रा तोड़ने के लिए मैंने ये तो हल्का सा गुलाब का फूल मारा, मैंने कोई पत्थर तो नहीं मारा। और राज दुलारी रोने लगी। इंदुलेखा को रोते देख राजकुमार थोड़े घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, मुझे बहुत जोरों की लगी है। और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया तो गुलाब के फूल का निशान उसके गालों के ऊपर छप चुका था। इतने में तारावली और मृगांकवली भी आ गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ दीदी? देखो ना, मुझे राजकुमार ने इतने जोरों से मारा। राजकुमार जी, आप बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमार ने कहा, मुझे नहीं पता था इतना हल्का सा गुलाब का फूल टच करते ही इनको इतना घाव हो जाएगा। फिर भी मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। इंदुलेखा की जो दासी थी वो कहने लगी, वाह, पहले तो मार लिया और अब क्षमा मांग रहे हो, ये कैसे राजकुमार हो आप?
और वो उस उठाकर इंदुलेखा को भीतर वाले कक्ष में लेके गई। बारी आई तारावली की। तारावली ने कहा चलो भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए, काफ़ी समय हो गया। दास दासियों के साथ में वो आई थी। दास दासियों ने उनके निर्देशानुसार उनके थाली के अंदर पंच पकवान परोसे। भोजन से तृप्त होने के पश्चात राजकुमार ने कहा चलो तारावली थोड़ा घूम लेते हैं। सायंकाल का समय हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा गया था, पूर्णमासी का दिन था, रात होने लगी थी। पूरा चंद्रमा नभ के अंदर देदीप्यमान चमक रहा था। गवाक्ष के अंदर आए, वार्तालाप करने लगे तारावली से, और वार्तालाप करते करते ये भी स्वप्न लोक में खो गई। काश ऐसे राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा। इधर राजकुमार ने कहा कि तारावली चलो बाहर उद्यान में चलकर बैठते हैं। तारावली ने कहा नहीं, मुझे चांदनी से भी तकलीफ होती है। ये इतनी तीक्ष्ण चांदनी मुझे बहुत तकलीफ देगी। अरे इसमें क्या बात है, चलो तो सही। इसी बीच जो चंद्रमा की चांदनी उसकी कंधे के नीचे अर्थात पीठ के ऊपर थोड़ी सी उसकी किरणें आ रही थी, वहां पे फपोले हो गए, क्योंकि राज दुलारी का मुंह इधर था जिधर की वो चांदनी उसके ऊपर पड़े, अर्थात राजकुमार की तरफ था। राजकुमार ने कहा कैसे, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम असहज हो रही हो। उसने कहा हाँ ना, देखो ना मुझे बहुत जलन होने लग गई है, फफोले हो गए हैं शायद। दासियां फटाफट भाग के आई, देखने लगी तो सचमुच में फफोले। राजकुमार ने भी देखा तो अरे बाप रे, चांदनी की किरणों से जिसको फफोले हो गए, कितनी सुकोमाल है। इस बीच सबसे छोटी राज दुलारी मृगांकवती थी, वो आई, क्योंकि रात्रि का समय होने आया था। और इधर राजकुमार के पास आकर मुनीम जी ने कहा कि सब तैयार हो गया है, आपका सामान पैक करके आपके रथों में लदवा दूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, आप एक काम करो, उन सभी मसालों को कूट दो। तो महाराज इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, सवेरे हो जाएगा, और अभी तो सेठ जी भी आने वाले हैं, तो आने दो, मैं सेठ जी को मिलके ही जाऊंगा। मसाले की कुटाई करने के लिए भंडार गृह में आदेश दे दिया गया। भंडार गृह इनके घर से काफी दूर था। भंडार गृह में जब मसाले कूटने लगे तो थोड़ी सी आवाज हल्की सी इनके यहां तक भी आ रही थी। अचानक मृगांकवती ने अपने कानों पर हाथ रख दिया जोरों से और कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है, मेरा सर फटा जा रहा है। राजकुमार ने कहा शायद मसालों की कुटाई हो रही है, इसलिए आवाज आ रही है। पर इसकी वेदना असह्य होती जा रही थी, तो राजकुमार ने आदेश दिया कि मसालों की कुटाई रोक दी जाए। थोड़ी सहज हुई, पर इसे मूर्छा आ चुकी थी। दासियां उठाकर लेके गई। इतने में सेठ जी भी आ गए। सेठ जी ने कहा हमारे अहोभाग्य राजकुमार, आज स्वयं आप पधारे हो। सचमुच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, पर मुझे माफ करना कि मैं किसी कारणवश बाहर गया था, आपको समय नहीं दे पाया, आप अभी सवेरे चले जाना। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपकी तीनों लड़कियों में से एक लड़की के साथ में मैं विवाह करना चाहता हूं। सेठ ने कहा ये तो मेरा परम सौभाग्य है, मेरी लड़की राजकुमारी बनेगी जो कि राज दुलारी है, इससे बढ़कर और मुझे किस बात की खुशी होगी। मैं सचमुच में अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस संसार के अंदर शायद ही कोई होगा। पर आप किस लड़की से विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने कहा कि जो सबसे सुकुमाल हो, जो सबसे कोमल हो, मैं उसी से विवाह करना चाहूंगा। अब वेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि विक्रम बताओ, उन तीनों में से राजकुमार किसके साथ विवाह करेगा?
कौन है सबसे सुकुमार? तू तो बड़ा विचक्षण बुद्धिमत्ता का धनी है, प्रत्युत्पन्नमति है, तेरी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है। जहां पर कोई नहीं पहुंचता वहां पर तेरे विचार पहुंच जाते, तेरी सोच पहुंच जाती है। बता सबसे कोमल कौन? इंदुलेखा, तारावली या मृगांकवती? इंदुलेखा जिसके गालों के ऊपर थोड़ा सा गुलाब का फूल कह दिया, उसके तो पूरा निशान बन गया। तारावली पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी से जिसके पीठ के ऊपर फफोले होने लग गए। और अंत में सबसे छोटी मृगांकवती, सुदूर मसालों की कुटाई हो रही है, मसाले पीसे जा रहे हैं, उनकी आवाज से भी उसके कर्ण रंध्र आहत हो चुके हैं, बेहोश हो गए। कौन सबसे कोमल कौन? बता विक्रम, बता किसके साथ उसका विवाह होगा? विक्रमादित्य ने कहा कि सबसे छोटी जो है मृगांकवती, उसी राज दुलारी के साथ में राजकुमार का विवाह होगा। अरे ऐसा ही हुआ है विक्रम, पर मान गए। इसी बीच जब वरमाला डाली जा रही थी वहीं पे, तो इतनी वजनदार थी। मृगांकवती बोली कि वरमाला थोड़ी हल्की तो लो, इतनी वजन में तो मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। हंसी की बात है दोस्तों। पर वेताल ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य, तुम सचमुच में काबिले तारीफ हो। अरे तुमने कमाल कर दिया। पर यह बताओ कि उसने सबसे छोटी बिटिया मृगांकवती को ही क्यों चुना? क्या ये दोनों उसकी दृष्टि में कोमल नहीं थी? हाँ, तीनों अपनी अपनी अपेक्षा से कोमल थी, पर सबसे ज्यादा कोमल की जब बात आती है तो मृगांकवती सबसे ज्यादा कोमल थी। वो क्यों? क्योंकि तन की कोमलता से मन की कोमलता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गुलाब के फूल से उसके गालों पर निशान हो गया, वो तन की कोमलता थी। तन की ही कोमलता थी कि चंद्रमा की चांदनी उसको उसकी पीठ के ऊपर फफोले बना के छोड़ दी। पर सुदूर भंडार ग्रह के अंदर कुटाई हो रही है मसालों की, उसकी क्षणिक आवाज से भी जिसके कर्ण रंध्र, इतनी कोमलता इन दोनों की भी नहीं थी। क्योंकि मानसिक त्रास इसको हुआ उस आवाज को सुनकर कर्ण रंध्रों के माध्यम से, और ये मूर्छित भी हो गई। विक्रम, सचमुच में तुमने बहुत सही निर्णय लिया, और ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, अब वेताल कहने लगा कि विक्रम, एक गलती तो तू कर ही देता है। अरे तुझे पता है, यदि तू बोलेगा तो मैं फिर से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा, और तू ये गलती बार बार करता है। और अब मैं ये चला, आजा वापस। पर तू कितना बेवकूफ है, कितना जिद्दी है। अरे उस पाखंडी के वचन देने के कारण से तू मुझे बार बार लाता है, मैं बार बार कहानी सुना के उड़ जाता हूँ। ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? पूरी रात हो जाएगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो पाखंडी है। पर तू भी ठहरा पक्का धुन का, अड़िग निश्चय वाला। तू भी बार बार मुझे लेके जाता है, देखते क्या होता है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्या सचमुच में वेताल कामयाब हो जाता है? कहानियां सुना सुना कर विक्रमादित्य को रोकने के लिए, या विक्रमादित्य कामयाब हो जाते हैं वेताल को पकड़कर उस पाखंडी योगी के पास ले जाने में? ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक इस प्रेरणास्पद कथा YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।